हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो शुरू करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब आप सभी को अच्छे से पता होगा एंड काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? रिएक्शंस पढ़ते हैं। और रिएक्शंस के बारे में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा कि कोई रिएक्शन होती है या नहीं होती, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, फिजिबिलिटी कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि कोई रिएक्शन होती है या नहीं होती, याद है? अब बोलोगे नहीं मैम भूल गए, है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हम पढ़ते थे, देखो याद करो थोड़ा, कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा मतलब वो रिएक्शन हो रही है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रही, है ना? बोलोगे कुछ याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 11th क्लास में ही इक्विलिब्रियम चैप्टर। क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम चैप्टर। इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते थे कि कंसंट्रेशन निकालते थे, सब्सटेंस की क्या निकालते थे? अमाउंट, कि कितनी अमाउंट इक्विलिब्रियम पे फॉर्म हो रही है, मतलब कितना प्रोडक्ट बन गया है किसी टाइम पे, मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पे। ठीक है, तो वहां से हम अमाउंट भी निकाल लेते थे उस रिएक्शन की। आज जो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, वो हम पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड। स्पीड से मतलब स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम ले रही है ना? तो वो हो सकता है कि स्पीड क्या हो? फास्ट हो, ठीक है, हो सकता है मॉडरेट हो, क्या हो? मॉडरेट हो, और हो सकता है कि स्लो हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मानिए कि आप मार्केट से ब्रेड का पैकेट लाए, है ना? अब आपको पता है कि वो ब्रेड जो है खराब हो जाएगी, है ना? आप अच्छी ब्रेड ले आए, उस पर रिएक्शन होगी, फंगस लगेगी, आपको पता है 2 या 3 डेज में वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, है ना? तो आपको उसका टाइम पता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि घर पे आप इडली बनाते हैं, है ना? घर पे सभी के घर पे इडली बनती होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब उस इडली के बैटर को तैयार करते हैं तो उसको रात को बना के रखना पड़ता है, तब सुबह तक जाके वो रेडी होता है बनने के लिए, है ना? उसमें क्या खमीर उठता है, जिसको रात को इतना टाइम चाहिए, मतलब पूरी रात 12 से 18 घंटा चाहिए, तब वो रेडी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें सोडा डाल दें, है ना? अब बोलोगे मैम इडली तो बनाते ही नहीं हम, भाई मम्मी तो बनाती होगी, पापा तो बनाते होंगे। अगर आप उसमें सोडा डाल दो तो जो रिएक्शन आपको पूरी रात में हो रही थी, वही रिएक्शन आपकी 10 मिनट्स में हो जाएगी और वो रेडी हो जाएगा बनने के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन की क्या स्पीड बता रहा है। एक रिएक्शन थी जो पूरी रात में हो रही थी, अब वही रिएक्शन क्या 10 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या देखते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। मान लो आपने अपने घर में लोहे का कुछ बनाया, ठीक है। अब ये नहीं ना आप उसके पास बैठ जाओ देखने के लिए, अरे कब जंग लगेगा, है ना? तो बैठे बैठे ऑब्जर्व कर लो, नहीं, उसको साल या 2 साल लग जाएगा क्या होने में? रस्ट होने में, ठीक है। उसमें जंग लगने में कितना? 1-2 साल लग जाएगा। तो इसकी स्पीड बता रहा है कि कैसी स्पीड है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ ट्री, मान लीजिए आज आपने कोई छोटा सा पौधा उगाया, अब उसके पास आप बैठ जाओ और बोलो चलो भाई आज ही बड़े हो जाओ, है ना, मैं उसे ऑब्जर्व करूंगा, उसे टाइम लगेगा बड़े होने में। उसकी जो स्पीड है वो स्लो है, उसे साल 2 साल 5 साल 10 साल लगेंगे कि वो बड़ा हो, उस पर फल लगे, ठीक है। तो वो क्या है? उसकी स्पीड। तो 3 टाइप की रिएक्शन हो गई, एक तो बहुत फास्ट जो एकदम से हो जाए, दूसरी मॉडरेट जिसकी मीडियम से स्पीड हो, और एक एकदम स्लो। तो जो बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत फास्ट मतलब जो माइक्रो सेकंड्स में हो जाए,
ठीक है, आप उसे ऑब्जर्व कर ही ना पाओ। माइक्रो सेकेंड्स में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसी रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई स्पीड बहुत स्लो है, मान लो उसको साल 2 साल 10 साल लग रहे हैं उस रिएक्शन को होने में, तो आप 10 साल बैठ के उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते। तो हम स्लो रिएक्शन को भी क्या स्टडी नहीं कर सकते। हम जिसकी स्टडी करेंगे दैट इज मॉडरेट रिएक्शन, है ना, जो मॉडरेट रिएक्शन हो। ठीक है, उनकी आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की यहां से डेफिनेशन क्या हो जाती है कि स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, क्या हो जाती है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाती है, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स and their mechanism is called chemical kinetics। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को हम मॉनिटर अगर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मेजर करें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, chemical reaction is monitored by measuring concentration of reactant को मैं R से लिख रही हूँ, reactant and product को P से। ठीक है, reactant and product as a function of time। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, हम कंसंट्रेशन मेजर करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हम एक केमिकल रिएक्शन को क्या स्टडी कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है R और इससे क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट दैट इज P। ठीक है, तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो देखो, आपके पास आपने इनिशियली कोई रिएक्टेंट लिया है ना, अब प्रोडक्ट तो उस टाइम 0 है, कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं है। अब रिएक्शन जब होगी तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन जब शुरू हुई तो रिएक्टेंट तो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना, और प्रोडक्ट क्या है, बनता गया, मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज होना शुरू हो गई, है ना। रिएक्टेंट तो क्या शुरू हो गया, टाइम के साथ डिक्रीज होना शुरू हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हो गया, इंक्रीज, बनना शुरू हो गया। यही होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज। जब आप रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिख रहे हैं तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर आपको सेम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखना है, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंक्रीज को INC, कंसंट्रेशन को CONC डॉट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में, हमने ग्राफ बनाया ये ग्राफ है टाइम के बीच में, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, एक और ग्राफ आ जाओ, टाइम
ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लो कि जब टाइम 0 था, है ना, मतलब इनिशियली जब हम लेके चले तो हमारे पास इतना रिएक्टेंट था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो रिएक्टेंट डिक्रीज होता चला गया, है ना। जैसे जैसे मान लो ये आपका T1 टाइम था, ठीक है, तो इतना रिएक्टेंट बच गया, बस मान लो R1, ठीक है। धीरे धीरे और हमने टाइम बढ़ाया, और टाइम मान लो ये T2 बढ़ता गया टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, और इतनी सी बच गई अब R2, है ना। अब इतनी सी बच गई, उससे पहले जब टाइम थोड़ा कम था तो इतनी थी, शुरू में इतनी थी इनिशियल, ठीक है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, मान लो एट T इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, जब हमने शुरू की थी, तो उसकी कंसंट्रेशन भी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इंक्रीज होते गया, हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। भाई जब मान लो ये कोई टाइम T1 था, तो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी P1, और मैंने टाइम बढ़ा लिया T2, यहाँ पहुंच गए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, P2, और बढ़ते गए तो और बढ़ती गई, है ना। अब एक ग्राफ आप चाहे तो दोनों का साथ में भी बना सकते हैं, ये टाइम और कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और ये ग्राफ किसके लिए हो गया, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। कोई डाउट है ग्राफ बनाने में, नहीं, ठीक है। तो यहां से जो अगर हम डेल्टा आर लिखना चाहें, डेल्टा आर, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है, और डेल्टा टी अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ऐसे ही डेल्टा P अगर लिखना चाहे तो P2 माइनस P1, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, तो हमने क्या लिखा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो क्या हुआ, डेल्टा आर, कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो डिक्रीज इन, अब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस माइनस साइन लगा दो डिक्रीज के लिए, ठीक है। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा टी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसा ही कुछ है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में, प्रोडक्ट की टर्म में। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए क्या, प्लस साइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम यहां से, है ना। अच्छा, ये तो हो गया हमारे रेट लिखने का तरीका, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, रेट जब हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखे, और रेट जब हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखे। अब रेट, अगर कोई रेट की आपसे यूनिट पूछ ले, क्या पूछ ले, यूनिट बताओ रेट की, तो रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, यही यूनिट होनी चाहिए। भाई ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम, ठीक है। तो रेट की आपकी यूनिट क्या हो जाती है, यहां से रेट की यूनिट क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन अगर आपको दे, किसी में भी दे सकता है, मान लो कि मोल पर लीटर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, तो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी हो गई रेट की यूनिट्स, जो कि फिक्स है, क्योंकि रेट क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट, ठीक है। एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर हम आर इंस्टेंटेनियस लिखे तो क्या होगा, डी,
है ना। अब हम डी का यूज करेंगे डेल्टा की जगह, तो डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी जब रिएक्टेंट की टर्म में हो और प्रोडक्ट की टर्म में हो तो क्या, बस डेल्टा की जगह डी यूज करेंगे, ठीक है, प्लस डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रेट, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन थी जब आपके पास सिंपल एक रिएक्शन थी। क्या रिएक्शन थी कि रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था कि आर मतलब कितने आर है, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने रिएक्टेंट है, ठीक है। अब हम एक जर्नल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, नोट कर लेंगे इसको सभी। एक जर्नल रिएक्शन हम शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है। और इसके ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, N1 N2 M1 M2। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप डिनोट कर सकते हैं स्मॉल a से स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब दो चीजें आपको यहां से सीखनी है, क्या, एक तो रेट लिखना, ठीक है, एक तो रेट लिखना, ठीक है। रेट आप कैसे लिखेंगे, जो रिएक्टेंट है वो तो आपको पता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या लिखना है, 1/N1 लिख के, ठीक है। 1 जितना भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, ठीक है। तो जब हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, जब हम रिएक्टेंट के लिए तो माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस dR/dt, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, -1/N2, है ना। जब B का लिखेंगे dB/dt, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन। अब C के लिए लिखेंगे तो ये इसका कोफिशिएंट है, तो ये कितना हो गया, 1/M1 डी C की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 1/M2 डी की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ठीक है। तो ये है आपका रेट लिखने का तरीका, ठीक है। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखें, ठीक है, तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो गया, डिसअपियरेंस मतलब कम हो रहा है, गायब हो रहा है, तो माइनस dA/dt, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस टर्म यूज करेंगे। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाए, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, अपीयरेंस ऑफ किसी का भी पूछ सकते हैं, सी का भी, डी का भी, मान ले डी का पूछ रहे हैं, ठीक है। या फिर अपीयरेंस वर्ड ना यूज करके वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, और यहाँ पर भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस की जगह रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जब पूछेंगे तो भी आप वही लिखेंगे, क्या, अपीयरेंस मतलब बन रहा है तो क्या, पॉजिटिव साइन, और ये भी देख लेंगे कि अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस मतलब बन रहा है बाय dt, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस या फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन, तो वहां पर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। ये एकदम नोट करके बात याद कर लेनी है, ठीक है। चलो यहां से अगर मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, रिएक्शन है आपकी
रिएक्शन लिख लो। टू NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। ठीक है, तो आपसे अगर रेट पूछा जाए सबसे पहले तो आप रेट कैसे लिख सकते हैं? -1/2 DNO बाई dt। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे तो 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं लगाएंगे, DO2 बाई dt। ठीक है, इज इक्वल टू +1/2 है ना, DNO2 बाय dt। ठीक है, ऐसे रेट लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO, तो आप क्या लिखेंगे कि -DNO बाय dt। ठीक है, लिख लेंगे। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या पूछा जाए NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो क्या लिखेंगे प्लस DNO2 बाय dt, है ना, लिख लेंगे। कोई डाउट है लिखने में? लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एक क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। ये आपकी कोई रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, रिएक्शन में अब आप तो एक तो रेट लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ Br2। ठीक है, ये लिखना है। तो दोनों चीजें आप लिख लेंगे, है ना। एक बार वीडियो पॉज करके लिख के देखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/5 Br नेगेटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस BrO3 नेगेटिव अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6 माइनस का DH पॉजिटिव बाय dt। ठीक है, इज इक्वल टू इसके लिए प्लस का 1/3 Br2 की कंसेंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है, ऐसे ही आप वाटर की बिली भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 पूछा है, मतलब प्लस का साइन और dBr2 बाय dt। ठीक है, इसमें आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करना है, लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, लिखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 into 10⁻³ मोलर यहाँ पे कंसंट्रेशन पर लीटर। ठीक है, मतलब मोल पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, M मतलब क्या है? मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, वही कंसंट्रेशन की टर्म हमने यूज की है। ठीक है, निकालना क्या है? कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, पहली चीज। दूसरा क्या निकालना है आपको? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखो, सबसे पहले ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, तो यहां से आप रेट लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। रेट क्या लिखेंगे, -1/4 DNH3/dt, ठीक है, इज इक्वल टू -1/5 DO2/dt। लिख सकते हो ना, अब तो कोई डाउट नहीं है, कई बार समझा चुकी हूं। DNO/dt इज इक्वल टू +1/6 DH2O/dt। ठीक है, ये आपका रेट होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है किसका, NO का। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब फॉर्मेशन मतलब बन रहा है, तो पॉजिटिव DNO/dt। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10⁻⁻3, इतना दिया हुआ है ना, मोलरिटी पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, देखो डिसअपियरेंस मतलब घट रही है, तो एक तो -DNH3/dt, एक तो आपको ये निकालना है। दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्लस का साइन, तो D वाटर की कंसंट्रेशन अपॉन dt, और दूसरा क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। अब इस जो आपकी रेट की इक्वेशन है, यहां से दो टर्म ले लीजिए, एक जो आपको गिवन है वो वाली, और दूसरी जो आपको निकालनी है। तो एक तो अमोनिया वाली ले लीजिए और निकालनी, D1 कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये सारी इक्वल है आपस में, तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस, यहां लिख लो -1/4 D ऑफ अमोनिया बाय dt इज इक्वल टू +1/4 D ऑफ NO अपॉन dt, यही है। ठीक है, ये इतनी टर्म आपको दी हुई है भाई, 1/4 को छोड़ दो, इतनी टर्म जो है आपको गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है आपको डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म हमारे पास 1/4 वो एक्स्ट्रा है, तो यहां से 1/4 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -D ऑफ अमोनिया बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, 4 उधर से ऊपर आ गया, और एक 4 ऑलरेडी 1/4 था, और D ऑफ NO/dt। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ये क्या है, कितनी दी हुई है, 3.6 इंटू 10⁻³ तो इसकी जगह पुट कर दो इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। फिर आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर वाला। ठीक है, अब वाटर के लिए आप क्या कर दीजिए, वाटर वाली टर्म को क्या कर दीजिए, इक्विलेट कर दीजिए। यहां से ऊपर से देखो, एक तो वाटर वाली टर्म ये है, और हमें पता कौन सी है, ये वाली, तो लिख लो +1/4 DNO/dt इज इक्वल टू +1/6 D ऑफ वाटर अपॉन dt। ठीक है, तो ये तो हमें निकालनी है, हमें सिर्फ इतनी वाली टर्म निकालनी है, 1/6 का से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 6 को क्या ले जाओ, यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऊपर गया तो क्या हो गया, 6/4, और इसकी वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये आपकी आ गई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस। तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट। ठीक है, रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उनकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। सेकंड हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगला है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो भी उनकी कंसंट्रेशन होगी उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा रेट, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, भाई जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनका नेचर कैसा है। रिएक्शन में क्या होती है, आपकी बॉन्ड टूटती है, नई बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो बॉन्ड वीक है, स्ट्रोंग है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो रेट है रेट नियरली डबल हो जाता है, रेट नियरली डबल्स ऑन 10 केल्विन राइज। अगर 10 केल्विन मतलब हर 10 केल्विन टेम्परेचर अगर हम राइज करें तो हर 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के साथ रेट जो है डबल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर कैटलिस्ट आपको पता है, कैटलिस्ट डालने से क्या हो जाता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन की, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का उतना ही क्या होगा, रेट क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट लो, ठीक है। रेट लो क्या होता है, जो हम अभी तक लिख के आए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसके टर्म्स में लिखते थे, कंसंट्रेशन की, ठीक है, उसी को रेट लो बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यहां से क्या हो गई, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म्स में जो हम रेट लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेट लो लिखते हैं, रेट लो बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेट जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x और b की पावर y, ठीक है। जो हमारा रेट होता है, जो हमारा रेट लो होता है, रेट लो हमारी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। हम इसको खुद से नहीं लिख सकते, हम किसी रिएक्शन को देख के उसका रेट लो नहीं लिख सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वांटिटी है, हम इसे एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे फिर हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो रेट हमने लिख दिया यहां से। अब a की पावर जो मैंने x लगाई है, ठीक है, वो जरूरी नहीं, यहाँ पे देखो a की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है, स्मॉल है। अब जो x है वो जरूरी नहीं कि a के इक्वल हो, या हो सकता है a के इक्वल हो भी, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो x और y क्या है, दोनों अलग अलग है, a और b के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होता है रेट लो, क्या कहलाता है, रेट लो। जो रेट है वो हमारा लिखा हो किसके टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो यहां से आप रेट को लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटा देंगे, के ए की पावर x और b की पावर y, ठीक है। के यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और आर आपको पता ही है रेट, जिसको हम क्या लिखते थे, dr/dt, यही लिखते थे, है ना। इसकी हमने यूनिट भी देखी थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम यूनिट देखेंगे रेट कांस्टेंट की तो वो अलग अलग आएगी। देखो अब रेट कांस्टेंट की जब यूनिट देखेंगे के की, तो ये वाली सारी जो चीज है वो नीचे आ जाएगी, रेट से डिवाइड में आ जाएगी रेट के, ठीक है। तो अब x और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि k की यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो हम k की सारी यूनिट्स अभी डिस्कस करेंगे एक टेबल बनाकर। पहले आप रेट लो को देख लीजिए,
ठीक है। मान लो कि एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है 2NO + O2 gives NO2, ठीक है। इसका जब हमने रेट निकाला तो क्या आया, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ये, तो क्या आया NO⁻² और O⁻1, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्टेंट थे और उनके जो कोफिशिएंट थे, ठीक है, वो सेम ही आ रहे थे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि सेम हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि नहीं हो। जैसे एक और एग्जांपल देखो, CHCl3 + Cl2, ठीक है, रिएक्शन हुई, क्या बना, CCl4 + HCl। जब हमने इसका रेट देखा तो क्या आया, CHCl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर ½ ठीक है। तो क्या आया, यहाँ पे ½ आया, ठीक है। तो इसका जब हमने रेट लो देखा तो Cl की यहाँ पे जो कोफिशिएंट था वो सेम नहीं था, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं कि क्या है इसका रेट लो, ठीक है। अब आ जाइए आप K की यूनिट्स पे, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पे, ठीक है। टेबल बना लो एक, मान लो कि अभी जो मैंने कहा कि ये रेट था, रेट = K, और यहाँ पे कोई हमारी कंसंट्रेशन है और उसकी पावर n है, भाई x + y कितनी भी हो सकती है तो n कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम K क्या लिख सकते हैं, R/A⁴ n = K, ठीक है। और R आपको पता है, R की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे A क्या है, ये तो कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है, = K। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन 1 की पावर, ये 1 था और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -n, तो 1 - n और टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई आपकी K की, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके हैं ऑर्डर, ठीक है। मान लो हम बात करते हैं 0 ऑर्डर की, ठीक है, किसकी, 0 की, जब n की वैल्यू क्या है, 0, n की वैल्यू 0। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से आप यूनिट निकालेंगे, किसकी, K की, ठीक है। तो K हमने लिखा क्या, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम की पावर माइनस इनवर्स, ठीक है। तो n क्या है, 0, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन 1 - 0 और टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन 1 और टाइम इनवर्स, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन है आपका मोल पर लीटर में मोल पर लीटर और टाइम किस में है, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, 0 डिग्री की, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई 0 की, ठीक है। फिर आपका आता है कि n = 1, जब n क्या हो, 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है। तो यहां से देखो K की यूनिट क्या हो गई, कंसंट्रेशन 1 - n और टाइम का इनवर्स, n क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन 1 - 1 और टाइम का इनवर्स, ठीक है। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो कंसंट्रेशन की 0 और टाइम की इनवर्स, तो ये किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ टाइम इनवर्स, और टाइम अगर हम सेकंड में लेते हो क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या हो गई, रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट है, ये रेट कांस्टेंट K की, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड ऑर्डर कि n = 2, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से आप जब लिखेंगे कंसंट्रेशन 1 - 2 टाइम इनवर्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन की पावर -1, भाई 1 - 2 है तो -1 और टाइम का भी इनवर्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है आपकी, मोल पर लीटर, ये क्या हो गया, मोल पर लीटर का इनवर्स है, अब देखो कंसंट्रेशन का इनवर्स है तो इस पूरे का क्या हो गया, इनवर्स, और
टाइम का भी क्या हो गया, मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, मोल का इनवर्स और लीटर का इनवर्स क्या हो गया, सिंपल लीटर, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। तो ये क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट लिख लेंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। भाई कैसे बताएंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर क्या बताएंगे, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारा रेट लो था उसमें जो रिएक्टेंट की पावर्स थी, अगर हम उनको ऐड कर दे तो क्या आ जाता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो हमने रेट लो लिखा था उसमें जो पावर्स थी रिएक्टेंट की, उनको अगर हम ऐड कर दे तो क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression। जो रेट लो एक्सप्रेशन था उसमें जो पावर थी रिएक्टेंट की, उनको अगर हम ऐड कर दे तो, मतलब जो आपका रेट लो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ये था शुरू में, मान लीजिए x और b की पावर y। ठीक है, तो ऑर्डर यहां से क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, इसका ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको इस रिएक्शन का ये हमारी एक रिएक्शन थी, ठीक है, इसका मैंने क्या लिखा था, और रेट लो लिखा था। क्या आया था रेट लो, कि CH Cl3 की पावर 1 और साथ में Cl2 की पावर हाफ। ठीक है, तो यहां से आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया, 3/2। 3/2 क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डर है वो 0 1 2 3, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर है, या फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मोलिक्यूलरिटी। क्या करना है हमें, मोलिक्यूलरिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, मोलिक्यूलरिटी, मोलिक्यूलरिटी। ठीक है, मोलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलिक्यूलरिटी क्या होती है, मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन है, उसमें जितनी भी स्पीसीज हैं, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो जितनी स्पीसीज एक साथ आके कोलाइड करती हैं, ठीक है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो जो डेफिनेशन यहां से क्या हो गई, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, वो स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which collide simultaneously, ठीक है, एक साथ आकर जो कोलाइड करे, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड इट्स मोलिक्यूलरिटी, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन है, A gives B। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, एक ही मोलिक्यूल है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, रिएक्ट करके बी बना रहा है, मतलब इसकी मोलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। ठीक है, अगर मैं कोई और रिएक्शन दे दूं, मान लो 2A गिव्स B, या फिर A प्लस B गिव्स C प्लस D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो मोलिक्यूल है, ठीक है, जो क्या दे रहे हैं, B बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, B। तो यहाँ पे अब इसकी मोलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे भी 2 है, एक A है एक B है, यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब जो हमारी मोलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है, किन के लिए होती है, एलिमेंट्री।
एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक स्टेप में हो जाए, है ना, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि A प्लस बी प्लस सी गिव्स D प्लस ई, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि मोलिकुलरिटी 3 है, ठीक है। कितनी है मोलिकुलरिटी? 3। बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत कम चांस है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक साथ तीनों मॉलिक्यूल एक ही साथ में कोलाइड करे, मतलब एक ही साथ में टकराए। मान लो कि ये दो मॉलिक्यूल है, आपस में टकराए, है ना, एक टाइम पे टकरा सकते हैं। अब जरूरी नहीं ना कि ये दोनों जब टकरा रहे हो तभी एक थर्ड मॉलिक्यूल आए, वो भी आके उसी टाइम पे टकराए, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो रेयर चांस है, रेयर है जब मोलिकुलरिटी क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपको वैसे कोई रिएक्शन दे दे कि ये आपके पास कोई रिएक्शन है, मान लो Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स 3Br2 प्लस 3H2, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो यहां से आप बोलोगे मैम मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 5 + 1 + 6, है ना, कितनी हो गई, 12, है ना। तो ये एकदम गलत है। जब हमने इसकी ऑर्डर हमने देखा तो इसका ऑर्डर 12th ऑर्डर नहीं था ये, ठीक है। इसका मतलब ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन जब हो रही होगी तो सेवरल स्टेप्स में हो रही होगी, है ना, सेवरल स्टेप्स मतलब एक से ज्यादा स्टेप में हो रही होगी। तो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कौन सा, रेट डिटरमाइनिंग, है ना, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, आप सबने पढ़ा भी होगा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कौन सा होता है, स्लो स्टेप। जो भी स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, इनकी मोलिकुलरिटी निकालेंगे, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली। अच्छा, ऐसी कोई रिएक्शन दी हो और आपको ऑर्डर दिया हो, है ना, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर है, ऑर्डर को ही आप मोलिकुलरिटी के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। जो ऑर्डर होगा वही क्या होगी, उसकी मोलिकुलरिटी होगी, ऐसी रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। वैसे तो जो मोलिकुलरिटी है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिए किसमें, ऑर्डर में और मोलिकुलरिटी में क्या क्या डिफरेंस है आपके। ये आपका हो गया ऑर्डर, ऑर्डर, और ये आपका हो गया मोलिकुलरिटी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर आपका क्या होता है, सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant in rate law, in rate law expression, यही कहते हो आप, ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कुछ भी हो सकती है वो, एटम, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल विच collide simultaneously in an elementary reaction, in an elementary reaction, ठीक है। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो एक साथ जो स्पीसीज कोलाइड कर रही है उनका नंबर क्या होता है, मोलिकुलरिटी, ठीक है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। जो आपकी मोलिकुलरिटी है वो क्या है, कैलकुलेटेड, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम काउंट कर लेते हैं जो भी स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें कितने मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है,
फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। जो आपकी मोलिकुलरिटी है वो सिर्फ 1, 2 या 3 है ना, सिंपल होल नंबर होगी, ठीक है। मोलिकुलरिटी आपकी क्या होती है, ठीक है, मोलिकुलरिटी आपकी क्या होती है, एक सिंपल होल नंबर में होती है, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। फिर आपका आता है कि जो आपका ऑर्डर है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट, प्रेशर डिपेंडेंट, ठीक है। मोलिकुलरिटी डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस थे बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी का बचा हुआ पोर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।